नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कहानी कामचोर। इसे लिखा है सुप्रसिद्ध जानी मानी लेखिका इस्मत चुगताई ने। यह उर्दू के लेखिका थे। इनका जन्म 15 अगस्त सन 1915 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। साहित्य के प्रति इनकी गहन रुचि थी। इन्होंने अनेक कहानियों, उपन्यासों तथा आत्मकथा की रचना की। इस्मत का लेखन महिला प्रधान विषयों पर केंद्रित था। ये अपनी कहानी लिहाफ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उर्दू साहित्य की दुनिया में इस्मत चुगताई इस्मत आपा के नाम से प्रसिद्ध है। इनका निधन 24 अक्टूबर सन 1991 में हुआ। कामचोर इनके द्वारा लिखी एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने कामचोरी के वास्तविक रूप को प्रस्तुत किया है। कामचोर किस प्रकार किसी काम को करते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है, यह इस कहानी में हास्य रूप से वर्णित है। कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं। लेखिका कहना चाह रही है कि एक लंबे वाद विवाद के बाद निर्णय लिया गया कि नौकरों को निकाल दिया जाए और ये घर में रहने वाले मोटे मोटे कामचोर किस काम के हैं, अर्थात ये बच्चे स्वयं काम क्यों नहीं करते। अब से ये स्वयं काम करेंगे। बच्चों को भी ध्यान आया कि हम अपना काम खुद क्यों नहीं करते, तो बच्चों ने कहा ठीक है, अब से हम अपना पानी भी खुद पिएंगे। तो पानी पीते हुए कहते धक्के तो लग ही जाते हैं। कोई हमें धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अम्मा ने देखा कि बच्चे पानी पी रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, एक दूसरे को धक्का ज्यादा लगा रहे हैं, जिस कारण पानी भरे बर्तन इधर उधर गिरने लगे। अब शाही फरमान अर्थात राजसी आदेश जारी हो गया, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी। कब बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोनी पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां देकर धुआंधार पिटाई कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। बच्चे कहते कि हम सब काम कर सकते हैं। उन्होंने दुहाई दी। उन्होंने बोला कि हमें काम बताए जाए, हम हर एक काम कर सकते हैं। तो उन्हें
काम बताए गए और कहा गया, भाई तुम ये काम मुफ्त में नहीं करोगे, तुम्हें वेतन भी मिलेगा। इस पर बच्चे और खुश हो गए। लो, फर्शी दरी पर मिट्टी पड़ी थी, उसे उठाकर उन्होंने वहीं झटकना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने उसे साफ किया, सारी धूल सबके सिरों पर आ गई और खांसते खांसते सबका दम निकल गया। तो बच्चों को वहां से निकाला गया कि तुम यहाँ से जाओ, आंगन में बाहर जाके काम करो, घर के अंदर तुम्हें काम नहीं करना है। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीके जिसके हाथ पड़ी, वहां उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब बच्चे झाड़ू देने के लिए झाड़ू उठाने लगे, परंतु उनकी संख्या ज्यादा थी और झाड़ू एक, सारी झाड़ू टूट गई। तो किसी ने सलाह दी कि झाड़ू देने से पहले पानी छिड़क लेना चाहिए, मिट्टी नहीं उड़ती है। तो इतना पानी उन्होंने डाला, दही पे वैसे ही मिट्टी थी, पानी डालते ही कीचड़ हो गया सारे घर में। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनिया, उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न ही पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। सबको बाहर निकाला गया तो पेड़ों को पानी देने लगे। पेड़ों को पानी देने लगे बच्चों तो उन्होंने एक एक बर्तन ले लिया, लेकिन नल एक था। एक दूसरे को धक्के मारने लगे, जिससे किसी भी बर्तन में पानी नहीं भरा गया और वो कीचड़ में गीले हो गए। तो सभी के घर में जो फौज थी, भाइयों की, बहनों की, मौसियों की, मामुओं की, सब भेजा गए कि बच्चे जो है लड़ाई कर रहे हैं, उन सबको अलग किया जाए। लेकिन बच्चों के सामने फौज हार गई और वो सब भाग गए और सब बच्चों को कीचड़ लगा हुआ था। नहलवाने के लिए घर में नौकरों की संख्या कम थी, क्योंकि उनको निकाल दिया गया था कि बच्चे काम करेंगे। पास के बंगलों से नौकर आए, 4 आना एक बच्चे का लिया और बच्चे नहलाए गए। नहा धोकर फिर से बैठ गए सोचने कि हम सफाई नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, आज चलो आकर अब हम मुर्गियां ही बंद करते हैं। बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी, लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। चारों ओर से दड़बे दड़बे की आवाजें आने लगी। मुर्गियां भी बहुत तेज थी, किसी के हाथ नहीं आ रही थी। बच्चे परेशान होने लगे। देखते ही देखते एक मुर्गी दीदी के कामदानी के सिर और दुपट्टे पर खीर गिराती हुई आगे बढ़ गई।
और जो मुर्गा था अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा, कत्थे चूने में सने पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पे छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेन कील का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। अब जब बच्चे मुर्गियां पकड़ने लगे, मुर्गियां उनके हाथ ना आई तो उन्होंने कहा चलो भेड़ों को खाना ही दिया जाए, सुबह से भूखी हैं। खाना देने लगे तो सभी भेड़ें पीछे भागी। अब भेड़ें भागती रही, वो खाना लेकर आते रहे और सब जगह भेड़ें निसंकोच रोंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर किसी सेना ने हमला किया हो। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपनों में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तौल तौल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। हज्जन माँ बच्चों लेटी हुई थी और भेड़ें वहां से दौड़ी तो वह मारो मारो चिल्लाने लगी। भेड़ें सूप भूलकर सब्जी वाली के पीछे लग गई और देखते ही देखते जो सब्जी थी सारी उन्होंने खा ली। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर तिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पांवों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असलियत बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। बच्चों ने कहा कि हम भैंसों का दूध दूहेंगे, इसलिए उन्होंने बर्तन उठा लिए। जैसे ही भैंस की अगली टांगे बांधी और पिछली बांधने लगे तो भैंस चौकन्नी हो गई। उन्होंने जब
भैंस की टांगे बांधी थी, चाचा जी की चारपाई के साथ बांध दी थी। भैंस आगे आगे भागी, चारपाई पीछे पीछे, और चाचा जी समझे कि भूचाल आया हुआ है। लेकिन जब उन्हें असली बात का पता लगा तो वो बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। इस चित्र में देखिए बच्चों, भैंस कैसे आगे आगे जा रही है और चाचा जी चारपाई पर लेटे हुए हैं। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई, और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, दो चार धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। बच्चों, यहाँ भैंस के पीछे बच्चे भाग रहे थे, तभी किसी को ध्यान आया कि हमने बछड़ा तो खोला ही नहीं। जैसे ही बछड़ा खोला गया, भैंस वहां पर रुक गई, उसमें ममता जागी और बछड़ा सारा दूध पी गया और घर के लिए कुछ भी दूध नहीं बचा। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। सारे घर में जैसे भूचाल आया हुआ था। घर को ठीक किया गया और अम्मा ने चुनौती दे दी, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो। अब्बा ने सबको खड़ा कर दिया लाइन में, बोला कि अब कोई भी बच्चा किसी काम को हाथ नहीं लगाएगा। अगर किसी ने ऐसा काम किया तो उसका खाना बंद हो जाएगा। बच्चे कहते हैं इन्हें तो किसी तरफ भी शांति नहीं है। अगर हम काम नहीं करते तो कहते काम नहीं करते, करते हैं तो कहते क्यों करते हैं। तो उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, अर्थात कोई भी काम नहीं करेंगे। धन्यवाद बच्चों।